अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आपके जाने-पहचाने साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। आज आपके देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और अब वो रशिया की तरफ सुना है कि उड़ान भरने वाले हैं। चाइना से कुछ मिला नहीं है, लेकिन चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों या फवाद चौधरी, उनका कहना है कि चाइना का जो विजिट था वो बहुत शानदार रहा है, बहुत कामयाब रहा है। लेकिन लोगों को काफी हद तक उनकी शक्लों से समझ आ गई है, जो पिक्चर्स आई हैं उससे पता चल गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? चाइना के विजिट के बारे में अगर दो मेरी मिली जुली राय ये है कि अगर जो बंदा पैसे मांगने जाए तो वो उसमें भी उन्होंने सर्द मोरी, कर्जा देने में भी सर्द मोरी, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ा एक वियर्ड बिहेवियर था उनका, इंसल्टिव बिहेवियर था कि जिस तरीके से एक वेरी नॉमिनल लोअर लेवल उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसने रिसीव किया, उसके बाद जिस तरीके से खान साहब वहां बैठे हुए जिस तरह की तस्वीरें उनकी आई शुरू में, फिर वहां बुला के जोम पे काले, और उसके बाद जो ये तैयारी करके गए थे कि सी पैक को दोबारा 26 बिलियन तो हमने लूट लिया पाकिस्तानियों ने उनका, लेकिन इनकी अभी भी पिछले जो 34 बिलियन का प्रोजेक्ट, क्योंकि 60 बिलियन का प्रोजेक्ट था, तो उसमें 26 बिलियन तो हम खा भी गए। तो पिछले पैसे जो थे उसके बारे में भी कोई खास उन्होंने वहां से लिफ्ट नहीं कराई। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इनका और मैं जो मेरा जो होमवर्क इन्होंने किया था खान साहब ने, अब 3.5 साल बाद याद आया कि सी पैक भी यहाँ पे एक मौजूद था, उसको भी हिलाएं जुलाएं। जब IMF से या दूसरे ममालिक से चीजें नहीं मिलती तो चाइना के पीछे चले जाते हैं, तो उनको भी पता चल गया है कि अब ये दे आर नॉन सीरियस पीपल, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। और चोरों को मोर वाली बात है, क्योंकि करप्शन तो चाइनीज भी खुद बहुत करते हैं, लेकिन हम जो है मेरा ख्याल है उनका भी नंबर काटते हैं। हमारी जहां भी चाइनीज को प्रोजेक्ट की फाइलें जाती हैं, पैसे मांगते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, उनको हर दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं। तो वो चाइनीज इस वक्त, और दूसरा आपके जो घर में दहशतगर्दी का इस वक्त जो समा चल रहा है, मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को बताऊंगा कि खान साहब ने वहां जाके 75 चाइनीज कंपनीज को ये बताने की कोशिश की कि यूज द इंडियन ओशन, यूज द पाकिस्तान, इट विल बी ए चीपर फ्रेट फॉर यू। लेकिन आपने वहां उनको फ्रेट का बता रहे हैं, आप हालते जंग में चले गए। पाकिस्तान की बदकिस्मती मैं ये समझता हूं कि आप चाइना जाके उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आए ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, और आप अभी वहीं मौजूद हैं। और यहाँ पे 4 दिन पंचकोर में जो और नोशकी में हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगा आरजू, जिस तरीके से मैंने अगले दिन, एक मेरे दोस्त है फैसलाबाद, उन्होंने मुझे कैप्टन बिलाल की तदफीन और उनके जनाजे की तस्वीरें भेजी, दिल हिला दिया उसने। और मैं सोच नहीं सकता था कि हालात इतने खराब हैं। किस किस्म के वेपन्स उन्होंने यूज किए, इंटरनेशनल मीडिया पे आया है कि जिस तरीके के वेपन थे उनकी, और जिस तरह की ट्रेनिंग थी उन लोगों की जिन्होंने हमला किया पंचकोर में, खासकर हमारी FC के हेडक्वार्टर पे, और वहां पे जो दूसरे सरकारी दफातर और हॉस्पिटल्स में। मैं अब शॉक्ड कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं था। उनका इनके सेल फोन जामर इन्होंने लगाए हुए थे, वो सैटेलाइट के फोन यूज करते रहे अपने हैंडलर्स के साथ। इतना खतरनाक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वहां? कभी भी नहीं सर, कौन लेकर आएगा? कोई भी नहीं आया। अब मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रशिया वाला मजाक किया जा रहा है। मैं तो इस पे हैरान था कि किस तरीके से, भाई रशिया इस वक्त आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, यूक्रेन के ऊपर टोटल फोकस है उनका। और लेकिन ये कि रशिया जाएंगे, मैं यहाँ 3 फैक्टर बताना चाहूंगा कि एक तो आप ही ने शायद कहा था कि रशिया से और काजाकिस्तान से भी कर्जा लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, उसमें ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि पुतिन, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के दौर में ही वो एक KGB के तैयार करता वो ऑफिसर है, तो इस वक्त उनका टोटल टारगेट जो है वो अमेरिका है। वो जो यूक्रेन भी असल में नहीं है, वो टोटल वो अमेरिकन जो है उनका, जो आखिरी उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको भी वो जलीलो ख्वार कर रहे हैं। उस जज्बे के तहत हो सकता है खान साहब को बुला लें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि देखें जी, हमारे वी आर स्टिल द प्लेयर।
दूसरा जो मैं एक जिस नजर से देख रहा हूं कि चाइना से हटते फौरन पुतिन साहब ने जो बुलाया है, एक अंदाजा ये भी जाता है कि वहां चाइनीज ने भी कहा हो उनको कि आप प्लीज अमेरिका को स्नब करने के लिए, ये हमारा बच्चा रो रहा है, इसको आप बुला लें और कुछ दें इसको आप। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि चाइना के फौरन बाद ये जो तनाजर में चीजें नजर आ रही हैं, इसमें लग रहा है कि चाइना ने भी थोड़ा सा रशिया पुतिन को कहा है इनको बुलाएं, ताकि अमेरिका थोड़ा सा मजीद तकलीफ में जाए और ये कि इनको थोड़ी सी गुडविल मिल जाए। अब इस पे जो चौथा एलिमेंट आता है कि अभी रिसेंटली भारत ने S-400 ली है रशिया से, और उनका प्रेशर भी अपनी जगह होता है कि पाकिस्तान को कोल्ड शूटर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल इस चीज में अगर खान साहब वहां जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो इंडियन डिप्लोमेसी की फेल्योर होगी। तो ये इस तनाजर से मैं देख रहा हूं। लेकिन जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आरजू इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुपिंग दोबारा हो रही है। एक तो अमेरिका का जो लीडरशिप का उसने वैक्यूम छोड़ा है, उसको बड़ी तेजी के साथ रशिया और चाइना फिल करना चाहता है। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से निकले और डीमोरलाइज हो चुके हैं, और मैं अगले दिन ये भी किसी को कहा कि जब वो अपने शहरियों को शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, DC, LA में सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, वो यूक्रेन में क्या करेंगे जाके? वो किसी को सवाल ही नहीं पैदा होता। कंट्री इतना डिवाइडेड है इस वक्त अमेरिका, जिसकी हद नहीं है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल उनका कल अगर आपके देखने वाले उन्होंने ये देखा होगा कि जर्मनी के चांसलर ने कल वॉशिंगटन DC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें नजर आ रहा है कि अगर जर्मनी भी आपके साथ नहीं खड़ा तो फिर आपके साथ कौन खड़ा? कल इतनी फेल्योर थी प्रेसिडेंट बाइडेन की डिप्लोमेसी के ऊपर कि जर्मनी के चांसलर ने खुल के साथ नहीं दिया। इस वक्त दो मेजर एलाइज फ्रांस और जर्मनी दोनों रशिया के साथ हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर देम। वो रशिया के इंटरेस्ट को अमेरिकन इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो अमेरिका इस वक्त बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है, और रशिया और चाइना उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, और उसी के वैक्यूम को फिल करने के चक्कर में हो सकता है खान साहब चले जाए। वरना आप खुद सोचें, आपके देखने वालों को सोचना चाहिए कि जब एक कंट्री, एक लीडरशिप आपकी जहां भी जाती है सिर्फ पैसे मांगती है, और इन रिटर्न देने के लिए आज उनके पास कुछ भी नहीं। पहले अफगानिस्तान था उनके हाथ में, वो जहां जाते थे तो वो अफगानिस्तान को यूज कर लिया जाता था, दहशत गर्दी के एक चीज को यूज कर लिया जाता था। अब सिर्फ एक चीज है इस वक्त पाकिस्तान के पास, इस्लामिक एटम बम। उसको वो बड़े अरसे से कैश करा रहे हैं, कराते रहेंगे। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए, बायलैटरल चीजें होती हैं हमेशा दो लीडरों के दरमियान, जब आपके पास कुछ देने को हो और कुछ लेने को। लेकिन अगर आप सिर्फ वहां लेने के लिए जाएं, देने में कुछ ना हो, तो फिर जिस तरीके से आपको चाइना ने रिसीव किया एयरपोर्ट पे, बिल्कुल इसी तरह आपको रिसीव कर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और वैसे तो खैर इमरान खान को आदत है, क्योंकि अमेरिका भी जाते हैं तो कोई रिसीव नहीं करता, और उनकी वो भी वीडियोस हमें याद है कि जिसमें वो बस में बैठ के खुद ही पहुंच जाते थे हर जगह। तो उनको तो इस किस्म की एम्बैरेसमेंट की शायद आदत सी है, लेकिन पब्लिक शर्मिंदा होती है। सर, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है चाइना और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराने में। खैर, वैसे फवाद चौधरी साहब के मजाक की आदत नहीं गई, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके बारे में मैं सिर्फ एक फिक्रा जो मेरे बार बार जेहन में आता है, कहते क्या पिंदी का शोरबा। तो देखें, जब आपके पास आप हालते जंग में हो, बैंकरप्सी के कुछ तो आपके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, अगर नहीं भी हुए तो जिस तरह मैं थोड़ी सी उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि चाइना से जो कर्जा लिया जा रहा है, इसके साथ ही पिछले कर्जों की किस्तों का टाइम भी आ चुका है। आपने ना सिर्फ उनसे $3 बिलियन कर्जा मांगा है, बल्कि आपने उन डेटों की भी एक्सटेंशन मांगी है। तो आप कर्जों के ऊपर आप कर्जों की किस्तें देने के लिए नए कर्जे लें, तो इसके डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में बैंकरप्सी कहा जाता है। तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आपके ऊपर आपका 140वां नंबर हो करप्शन में, इंडेक्स में, आपकी अदालतों को कहा जाए कि ये बनाना रिपब्लिक की अदालतें हैं। ये मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल
जो जस्टिस जुडिशियल कमीशन के जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक आपका नंबर बहुत खराब है। इन सर्कमस्टांसेस में आप कहें कि हम आपके दरमियान आर्बिट्रेशन करेंगे, चाइना और अमेरिका के दरमियान, आपके पास क्या लेवरेज है? ये दो पार्टियां आपकी क्यों, आपको तनाजर ये है कि बाइडेन साहब आपको कॉल करके राजी नहीं है। प्रेसिडेंट शी 2 साल आपसे बात नहीं करते, वो आपसे नाराज है, तो किस वजह से आप बिठाएंगे उनको एक टेबल पे? वो आपकी बात और कैसे बिठाएंगे? और आपने ऐसा देखें, सियासत किस चीज का नाम है? मेरे नजर में, मैं खुद एक सियासी वर्कर हूं, सियासत कहते हैं रिलेशनशिप बनाने का एक दूसरा नाम है। आप अपोजिशन लीडर्स के साथ शेक हैंड ना करें, आप उनके साथ ना बैठें, ये सियासत है, ये जमहूरियत है। तो अगर आप अपने अपोजिशन के साथ एक टेबल पर बैठने की सलाहियत नहीं रखते, तो दो सुपर पावर जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, उनको किस तरह बिठाएंगे आप एक टेबल? ये तो बिल्कुल एक इमेच्योर स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में। ये इसके पीछे कोई इसके पीछे मैं समझता हूँ वजन नहीं है। दूसरा, आपकी फॉरेन पॉलिसी आरजू अगले दिन मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब ने बड़ी ज्यादती की नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए गिलानी साहब के बारे में, was not mature at all। अगर वो देखा जाए तो इसका लग तो यही रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उसी तरह चल रही है जिस तरह उनकी तकरीर थी। तो आपका इस वक्त आप भी लीडरलेस हैं, आप भी बिल्कुल इस पर कोई डायरेक्शन नहीं है आपके पास। जो मैं देख रहा हूं आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी हुकूमत भी बहुत कमजोर है, आपकी अपोजिशन भी बहुत कमजोर है, और जब भी कोई चीज गलती की तरफ जाती है, दो लफ्ज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि एटीएम चली है या काले आई हैं कहीं से। लेकिन ये कि अगर ये दो अवामिल हैं और इनसे जान नहीं छूट रही, तो बेहतरी की क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इस वक्त बड़ी तादाद जो है इस वक्त पाकिस्तानियों की, वो मायूस है। इस वक्त पीटीआई के जो लोग, जो वर्कर्स थे, जो कि मैं समझता हूँ पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान थे, वो मायूस हैं। खान साहब ने अगले दिन उसका, आपके अंदर अपोजिशन वाले एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया, लेकिन बेसूद। उसकी वजह ये है कि सेनेट में देखें, सेनेट में मेजॉरिटी है जो अपोजिशन की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद खान साहब ने अपना सियासी स्केड्यूल दिया है, अपना शेड्यूल रिलीज किया है। अब वहां पे खान साहब के पास जो निशानियां तो मौजूद हैं, जिस तरीके से वो इलेक्शन हारे केपीके में, और उसके बाद जिस तरह जिमनी इलेक्शनों में इलेक्शन हारे, अब वहां पे लोग कौन आएंगे? लोगों को लाया जाएगा। लोगों को कौन लेकर आएंगे? पटवारी लेकर आएंगे, डिप्टी कमिश्नर उनको लेकर आएंगे, पैसे दे के लाए जाएंगे, उनको अपनी बसों पे बिठा के लाया जाएगा, एक फेक जलसे किए जाएंगे, फेक जलसे। वरना खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं। नहीं तो सर अब रैलीज की बात कर रहे हैं। अभी जो शहबाज गिल साहब ने एक दिन पहले कोई रैली निकाली है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि इलेक्शंस कैंपेन अब ऐसे शुरू कर रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पे लोगों ने शेर के नारे लगा दिए और उनको जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। लेकिन सर एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, इससे पहले आप रिप्लाई करें, कि वीआईपी कल्चर इन्होंने कहा था हम खत्म करेंगे, वीआईपी कल्चर नहीं होगा, तो गाड़ियां वाड़ियां भी भेज दी थी, लेकिन उससे ज्यादा गाड़ियां खरीद ली गई। साथ ही कल की ही न्यूज है कि जो सरगोदा की कमिश्नर हैं, उन्होंने एम्बुलेंस को जो है वो थाने में इसलिए बंद कर दिया, और ड्राइवर को, कि उसने उनको हॉर्न बजाया था कि जी अपनी गाड़ी साइड पे कर लें, क्योंकि वो डेड बॉडी लेके जा रहा था। तो एम्बुलेंस को वैसे भी सारी दुनिया में रास्ता दिया जाता है सिवाय पाकिस्तान के। तो उन्होंने अपना जो है जोर आजमाते हुए और दिखाते हुए कि जी मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, उन्होंने जी उस बेचारे को थाने में बंद कर दिया। तो ये वीआईपी कल्चर भी तो हमें ले डूबा है। इसमें मैं समझता हूँ इसमें खान साहब का क्या कसूर? और खान साहब का सिर्फ कसूर यही है कि उन्होंने कौम को लीडरशिप प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने ज़बानी कलामी रियासत मदीना बनाने की कोशिश की, उसको प्रैक्टिकल नहीं दे सके। अपनी ज़ात पे उन्होंने उस चीज़ को नहीं आज़माया, अपनी कैबिनेट के ऊपर नहीं आज़माया। वरना जिस अफसरशाही की बात कर रहे हैं, वो सारा ब्रिटिश लोग देकर आए थे। और अफ़सोस के साथ ये है कि आज भी आपकी सीएसएस अकेडमी में, या सीएसएस जो एक अफसरशाही है, उसका माइंडसेट कंप्लीटली ब्रिटिश माइंडसेट है उनका। हालांकि होना ये चाहिए कि दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट, लफ्ज इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट सर्वेंट। दे आर तनख्वाह लेते हैं अवाम के टैक्सेस से। अवाम को सर्व करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, अवाम को हुकूमत और स्नब करना, जिसके बारे में एक बड़ा ब्लडी सिविलियन लफ्ज यूज इस्तेमाल किया जाता है।
इसी वजह से मैं 1947 से लेकर बड़ी दफा मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होकर पढ़ा है, लेकिन इसी वजह से मैं कंक्लूड करता हूं कि आपकी आजादी जो है वो भी हाइब्रिड है। आपके अगर बड़े बड़े खानदानों को देखा जाए जो आज आपकी रूलिंग एलीट है, इनके इनके जो एंसेस्टर्स थे मेजॉरिटी के, सबके तो नहीं, मेजॉरिटी के सारे पाकिस्तान मुखालिफ थे और ये गोरों के सारे गुलाम थे, गोरों की पैदावार थी। मैं पाकिस्तान से ला करके आया था आरजू, मैं ये बताऊं आपके आजकल भी पाकिस्तान की अदालतों में और लॉ स्कूलों में 18वीं सदी के कानून को पढ़ाया जा रहा है। जो ब्रिटिश बनाकर आए थे उसी को आपने उसके ऊपर टेपें लगा के अपना लिया है, वरना आपका कोई अपना जाती तशख्खुस कुछ भी नहीं। नहीं तो सर सड़कें और ब्रिजेस भी सर वही रह गए जो अंग्रेज बना गए थे, बाकी तो ये लोग जो बनाते हैं वो अगली हुकूमत आने से पहले जो है वो उड़ जाता है। नहीं, आपकी सड़कें तो सिर्फ कागजों में है ना। मैं एक दो दफा मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उन लोगों से ये पूछा कि यार ये तुम रोज इधर से उधर जहाजों में फिर रहे हो, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है सारा कुछ, तो ये यार क्या है? उसने कहा यार हाँ हमारी अपनी कंपनियां हैं, हम कागजों में सड़कें हाईवेज बन जाती है, लेकिन ये कहते हैं तुम्हारे पास हम फ्री तो नहीं आते ना, जहाजों के टिकट लेकर आते हैं, तो जहाजों के टिकट कहां से आते हैं? तो ये मेरा एक ऐसा माइंड सेट है, और इसमें खैर इस पे मैं सारी कौम को ब्लेम करूंगा। करप्शन हमारे बोन मैरो में जा चुकी है। देखे ना, अब मैं जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम सारे आशिक रसूल हैं, लेकिन हम सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। हम तोलेंगे कम, हम हर चीज में मिलावट करेंगे, लेकिन आशिक रसूल है। ठीक है, ये नहीं देखना कि उस रसूल, उस मजहब को फॉलो किस तरह करना है। सर मुझे आपकी इस बात से, आशिक रसूल की बात से, मुझे जो है वो टीएलपी के जो 7 रिजवी हैं उनकी बात याद आई कि उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और उसमें करोड़ों का खर्चा हुआ है, और वो किसी जॉब पे नहीं है, कोई काम नहीं करते, कोई जरिया आमदनी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर टीएलपी ने पैसे लगाए करोड़ों रुपए तो टीएलपी के पास कहां से आए, लेकिन ये पूछने वाला कोई है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए इसमें मैंने कहा कि आरजू अब हालात ये आ चुके हैं कि जो भी फैसला करने वाले हैं पाकिस्तान के, उनके पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम रह चुका है। आज तक उन्होंने जब भी फॉरेन कर्जे लिए हैं, उन्होंने आज तक किसी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं। उसका जो मेरा कंक्लूजन था वो ये था, अभी कल परसों एक नया कानून सेनेट में पेश हुआ है जो आपके ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही की बात कर रहे हैं, उनकी फॉरेन नेशनैलिटीज के बारे में। लेकिन आइंदा पता नहीं उस पर क्या बने। ये कुछ तुक बनता है कि आप जॉब आप पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन आप फॉरेन नेशनल है, आपकी आधी कैबिनेट फॉरेन नेशनल है। मैंने कहा था कि आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, अकामा के ऊपर आपने एक वजीर आजम को निकाल दिया कि उसके पास अकामा था, लेकिन जो आपके सरकारी अफसर हैं अगर वो उनके पास डबल नेशनैलिटीज है तो वो ठीक है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड। अब मैं आपको मेरा मकसद एक चीज नहीं है, कई है इसमें। आपका नैब का इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन मार्क, आपका इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन मार्क, आपके शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि जिन्होंने हमारे सर पे हाथ रख के में लाए हैं, उन्होंने ये कहा कि अपने गवर्नमेंट को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया, अपने इलेक्शन को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया। वो हाथ जो है, फिर जाहिर है वो हाथ फिर वही जो जिसके सर पे होता है वही आगे रूल करता है। लेकिन मैं ये फिर भी कहता हूं कि उस हाथ को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कहां जा रहा है, आगे पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाएगा। इस वक्त आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार है इंटरनेशनल लेवल पे, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप बल्कि टर्की भी नहीं आपके साथ खड़ा। आप टर्की के भी आपने बड़े अर्तगोल ड्रामे दिखाए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत को ड्रोन दे दिए। बिल्कुल सर, पैसा चाहिए ना। अगर वो हमें ऑफर करें कि हम भी ड्रोन खरीद लें, हम उनको क्या देंगे? हमारे पास तो पहले ही पैसे नहीं, उनको मालूम है। आप तो लोगों की जेबों में हाथ डाल के चलते हैं, आप अपनी जेब में तो आपका है ही कुछ नहीं है। तो लेकिन ये ना बात ये करने वाली है कि आपका क्या ख्याल है, जो आपकी रूलिंग एलीट है उनको नहीं पता ये सब कुछ जो हो रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनको नजर नहीं आ रहा। खान साहब ने पहला जलसा अपना मंडी बहादुरी में रखा है, सारा मंडी बहादुरी चीख रहा है, उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही, क्योंकि टोटल सारे डिपेंडेंट है दो चीजों पे मंडी बहादुरी के लोग। मैं खुद वहां से हूं, या तो वो बेचारे मजबूर होकर बाहर जा चुके हैं, भाग के अपने इलीगल तरीके से इंसानी स्मगलिंग के जरिए बाहर जा चुके हैं, जिनको आप कहते हैं कि हमने जाबें क्रिएट करके दी हैं उनको बाहर, वो तो खुद बेचारे बैगनों पे बैठ के गए वहां पे।
पैदल चल चल के गए हैं। एक वहां पे उनका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा लोगों का वो है, दूसरा वहां पे एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर वाले मार खा रहे हैं क्योंकि वहां पे यूरिया नहीं मिल रही आपकी। तो किस मुंह से क्या करेंगे जाके वहां पे? हाँ, ये है कि वहां पटवारी आपको अच्छे तरीके से ला देंगे बसें भर भर के, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर सियासी शऊर नहीं है। इन्होंने बड़े तरीके से ऐसे ऐसे जगह पिक की है कि जहां लोग बरादरियों की बेसिस पे आ जाते हैं, जहां पे लोग सिर्फ लेकिन चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे आ जाएंगे। ये अच्छे शहर में, ये इस्लामाबाद में जलसा करके दिखाएं जरा, पता चल जाएगा। सर अब तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी पैसे भेजना कम कर दिया, सुनने में यही आ रहा है। लेकिन साथ साथ अपोजिशन पार्टीज भी एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब काफी एक्टिव हैं। आपको लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा? और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज पैसे अब भेजना कम कर दिया उन्होंने, बल्कि वो बहुत नाराज है कि जिस तरह के यहाँ पर जब वो पैसे भेजते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें टैक्स वैक्स लगता है, उससे भी अपसेट है। तो आपको लग रहा है कि खान साहब बाकी टाइम आराम से गुजार पाएंगे? मेरे लिए आरजू बहुत एक तकलीफ दे था। मैं खुद शौकत खानम हॉस्पिटल का के लिए फंड देता रहा हूं अमेरिका से। शौकत खानम हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिकन और ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने दिया। मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक था जब पिछले दिनों मैंने डॉन की न्यूज पढ़ी कि शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे पीटीआई में जाते रहे। तो फॉरेन फंडिंग हमारे साथ आपने क्या क्या नहीं किया। अगर जाती तौर पे देखा जाए तो हम तो आपको पाकिस्तान का ज्यादा फंडिंग तो बाहर से जाती है, लेकिन हमारे साथ जुल्म आप क्या करते हैं। हमारा सिर्फ एक डिपार्टमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री है, आप वहां पे अपने नवाब बिठा देते हैं। आप, मैं अब क्या नाम लूं, मैं नाम लेके किसी को कहना चाहता, लेकिन जुल्फी बुखारी को क्या पता ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे किस तरीके से मजदूरियां कर करके बाहर जाके तो अपना अपना खून पसीना पाकिस्तान में भेजते हैं। वो तो एक नवाब आदमी है, वो तो एक सोने का चमचा लेके पैदा हुए, तो उन्हें क्या पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या है। सर इनकी पार्लियामेंटेरियन जज की आज भी पार्लियामेंट में बैठती है, इंतहाई दिमाग से खाली खातून है, लेकिन पीटीआई की हैं। और उन्होंने मुझे जो है जब इमरान खान की नई नई गवर्नमेंट आई थी उस वक्त मैसेज किया था कि जी किसी के कैंसर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए फंड जमा कर रही हैं तो डोनेशन मांग रही थी। तो मैंने कहा कि आप मुझसे क्यों डोनेशन मांग रही हैं, उनको लेके जाइए ना शौकत खानम में। तो वो तो कहते हैं फ्री ट्रीटमेंट है, तो उन्होंने कहा नहीं जी वहां कोई फ्री ट्रीटमेंट नहीं है और वो बड़ा महंगा है और ये वो। तो ये उस वक्त भी हाल था इनका, जो ये कहते हैं ना वहां जी इतने मरीजों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये भी खाते जब चेक होंगे तो कुछ और ही कहानी आएगी। नहीं, खाते कुछ नहीं, आपकी चीजें कंप्रोमाइज्ड है आरजू। उसकी वजह ये है 5 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, उस पर फैसला आया, चीजें मैनेज हुई हुई। आप जरा स्टोरियां सुने जवाद साहब की कि जिन्होंने ये सारा सेटअप किया, ये 12-12, 15-15 डॉलर और 15-15 यूरो महीने के जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से आपने लेके पीटीआई बनाई, और वो पैसे कहां जा रहे हैं, कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? मुझे 2 केसेस के बारे में मैं जब सोचता हूं तो मुझे आपकी हर चीज कंप्रोमाइज लगती है। फैसल वाडा साहब का केस का फैसला आया, नहीं, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, कह रहे हैं कि 9 फरवरी को आएगा, लेकिन खुदा नहीं जाने तो कब आएगा। 2 हाँ महीने हाँ, आगे कर ले, 5 साल तो पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल। एक हाँ बंदे ने देखें, एक पहले मिनिस्टर बना, उसके ऊपर एलिगेशन लगी, आपने रिवार्ड में उसको सेनेटर बना दिया। आपने सिस्टम को किस तरह मैनिपुलेट किया है, आप किस तरह। सर सिर्फ सिर्फ यही, सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। फैसल वावड़ा का जो है वो एक केस और है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें अपने नौकर और ड्राइवर के नाम उसने बहुत से पैसे कर रखे थे, और वो शो मैंने टीवी चैनल से किया था और पूरे डॉक्यूमेंट्स चलाए थे। उसके ऊपर मुझे अच्छी खासी, जो चैनल के मालिक है उन्होंने कहा कि ये शो आपने क्यों किया है। और जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी फखर दुरानी, और वो भी वहां पे मौजूद थे उस शो के अंदर, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, जबकि डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए। हाँ ये जरूर हुआ था कि 2 हफ्ते के लिए मेरा शो जरूर बंद हो गया था, लेकिन फैसल वावड़ा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मुझे यही तो कहता हूं कि आप किस तरीके से फिर लफ्ज इस्तेमाल करें कि आप मैनेज्ड हैं, आप कंप्रोमाइज्ड हैं, तो आपके पास क्या जवाब होता है उसको, क्या आप क्लैरिफाई कर सके। आपकी ये 2 चीजें बिल्कुल जो मुझे क्वेश्चन मार्क है आप। और मैं ये यही एक वजह है जो मैं अक्सर कहता हूं कि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा खून के आंसू रोता हूं। उसकी वजह ये है कि मुझे जिस जिस कौम के साथ ये हो रहा उसका मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करने में 2 मिनट लगते हैं। फैसल वाडा साहब का केस देख लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिस तरह कानून आपने पास किया है, फॉरेन फंडिंग केस, ये 3 चीजें आप देख लें, 2 और 4 जमा कर लें, आपका फ्यूचर क्या है।
और जुल्फी बुखारी कितना क्लीन निकल गए, केसेस तो उनके ऊपर भी थे, सब बंद हो गए। रिंग रोड तो आपने हर शहर की रिंग रोड को कंप्रोमाइज किया। लाहौर की रिंग रोड के ऊपर आपके केसेस हैं बैरियर टाउन के, उनका कोई फैसला उसको कुछ नहीं आ रहा। यहाँ की रिंग टाउन आपने रिंग रोड खाई, सबने मिलके खाई, लेकिन दो डिप्टी कमिश्नरों को जान छुड़ाने के लिए उनको सैक करके वो भी तबादले करते हैं, निकालते नहीं है, तबादले कर देते हैं, या इस तरह करते हैं महीने डेढ़ के लिए निकाल देते हैं, फिर दोबारा रख देते हैं। ये इसी वजह से जिस सोसाइटी के अंदर आरजू सजा जजा ना हो, आप किसी को सजा ना दे सके, वहां पे जराइम या इस तरह की चीजें कंट्रोल नहीं होती। तो ये, सर नहीं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपको कुछ उम्मीद है कि अपोजिशन कुछ कर पाएगी? जो मार्च में शोर मचा रहे हैं वो लोग कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और धरना देंगे, और ये वो जो अपनी चीजें बता रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूँ, मैं उनसे ज्यादा होपफुल क्यों नहीं। उसकी वजह यह है कि इनके पास सेनेट में मेजोरिटी है, लेकिन वहां पे ये मफलूज क्यों है। अब उसमें कहा जाता है कि तीसरी जगह से काले आ जाती हैं, तो अगर तीसरी जगह नहीं फैसले करने हैं, तो फिर वो तो अभी वो तो इस हालत में ही नहीं है कि इनको निकाल सके खास साहब को। वो तो चाहते हैं अपना टर्म पूरा करें, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन के पास भी तो कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे हालात ठीक हो जाए। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, आपके पाकिस्तान में अफसोस के साथ सिर्फ 2 महीने हैं, फरवरी या मार्च, इसमें कुछ कर सकें तो कर सकें, वरना ये हुकूमत अपना टर्म टाइम पूरा करेगी। मैं उसको कहता हूं किस तरह, ये भी आपका एक अलमिया है। फरवरी मार्च सिर्फ 2 महीने हैं, जब मौसम ठीक है, अप्रैल में रमजान शुरू हो जाएगा, उसके बाद गर्मी इतनी शुरू हो जानी है कि महंगाई और गर्मी के नीचे अवाम ने दब जाना है, वो सड़कों पर नहीं निकल सके। और वैसे भी सवाए फजलुर रहमान साहब के बाद ये जो आपके अपोजिशन वाले हैं, कोई भी सलाहियत नहीं रखता, और वो भी उनके पास भी लेवरेज क्या है, स्कूलों के बच्चे ले आते हैं मदरसों। किसी के पास इस वक्त कोई इस तरह सियासी कैपिटल मौजूद नहीं है कि लोग सड़कों पे उनके पीछे आ सके। खान साहब के साथ जलसों में क्यों आएंगे? वो सिर्फ एक वजह है कि हुकूमत में बैठे हैं, पटवारी और डिप्टी कमिश्नर लोगों को लेकर आएंगे और बसें फ्री चलेंगी, लोग आ जाएंगे। खान साहब ने भी आज 4 जगह अनाउंस किए जहां पे वो निकल रहे हैं, और वो उनकी पार्टी बता रही है कि जी वो रैलीज के लिए निकल रहे हैं और 4 जगह विजिट करेंगे। घबराए हुए तो हैं, ये तो आप नहीं कह सकते कि घबराए अपोजिशन से नहीं, घबराए अपोजिशन के पास ताकत मौजूद नहीं है, और यूनिफाइड नहीं है, और मिच्योर नहीं है अपोजिशन आपकी, और जाती मफाद हैं, स्टोरियां मौजूद हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। सिर्फ इस वजह से क्या पूछ रहे हैं एक दूसरे से, मैं वो भी बता देता हूं आपको। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हाँ यार, अगर खान साहब निकल गए तो हमें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। और अपोजिशन वाले उनसे पूछ रहे हैं, जाके आपके जिस तरह एमक्यू वाले भी और काफ लीग वाले, वो कहते हैं हमारे पास तो पहले मिनिस्ट्रियां मौजूद हैं, हाँ आप हमें किस तरह इंप्रूव कर सकोगे। और कुछ भी नहीं एक दूसरे, क्योंकि दे आर नॉट मैच्योर। इनकी और हर एक के अपने अपने केसेस हैं, अपनी अपनी करप्शन की स्टोरियां हैं, कोई इनमें से धुलावा नहीं है। सिर्फ लूटने के और तरीकाकार कर रहे होंगे, इस तरह के मंसूबे बना रहे होंगे, लेकिन खुदा रहा मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो फैसला करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में सोचें, क्योंकि एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, वो कहते हैं ना, क्लॉक इज टिकिंग। आपके पास टाइम मौजूद नहीं है, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल हालात मौजूद नहीं है कि आपको यूएस एड्स का रेस्क्यू कर लेगा, चाइना आपको रेस्क्यू कर लेगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको जाने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि चाइना जो है, उसके मुआशी इंटरेस्ट होते हैं, उनके हालात भी इंडिया से इतने खराब नहीं है। बल्कि मैं अगले दिन वाशिंगटन डीसी में कुछ लोगों में बैठा था, देयर आर चांसेस कि हो सकता है इंडिया और चाइना भी अपने रिलेशनशिप बेहतर कर लें, और अगर इंडिया और चाइना के हालात बेहतर हो जाए तजारत या लेवल पे, आप फिर कहां जाएंगे? अफगानिस्तान, तालिबान आपको छोड़ चुके हैं, बल्कि अटैक कर रहे हैं। अगर चाइना इस वक्त इंडिया की दुश्मनी में आपसे कुछ करता है, अगर वो भी इस चीज से बाज आ गया, अमेरिकन आपको ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर आप किधर जाएंगे? आपके जो 500-600 बंदे हैं, वो तो आ जाएंगे लंदन में और न्यूयॉर्क में और कनाडा चले जाएंगे। गरीब का बच्चा क्या करेगा फिर वहां? वो बिल्कुल होगा, 200 का डॉलर होगा, और दवाइयां और दूसरी चीजें क्या करेंगे आप कहां जाएंगे? इसलिए यही मैं कहता था कि एक तो लोग कोशिश करें वोट देख कर दें, और दूसरा जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स थे, उनसे मेरी इल्तिजा है कि अपने मुस्तकबिल के फैसले अपने हाथों में करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाएं, अमेज़न पे चीजें बेचें, अली बाबा को यूज करें, इन चीजों पे। इन खुदारा ये जो झूठे आपके जो लीडर हैं, मैं इनको लीडर नहीं कहूंगा, ये तो बेइज्जती है लीडरशिप की। नहीं, लीडर नहीं है सर ये, बिल्कुल हाँ, लुटेरे हैं ये तो, एक करप्शन का एक अलायंस है, और इकट्ठे होकर लूट रहे हैं, और कुछ भी नहीं।
अभी लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं सर, लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगी, लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि बाजवा साहब इमरान खान साहब को निकालते हैं या इमरान खान साहब बाजवा साहब को निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों में भी ठनी हुई है। और सभी को मालूम है कि टेंशन है दोनों के दरमियान, और आज से नहीं है, काफी टाइम से, जब से वो DGISI वाला किस्सा हुआ था उस वक्त से है। हाँ, ये तो भी आपके एक ख्याल से दोनों में से कौन किसको निकालेगा? ये भी एक सुनने में बात आ रही है कि शायद अगले दिनों में कोई ये इस तरह की खबर आ जाए कि हो सकता है नए चीफ के बारे में ये ऐलान करें, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो कुछ करने की सलाहियत रखता है और कमांड लेता है, और वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी है। और मुझे इस तरह लगता नहीं है कि खास आप इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड कर पाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आर्मी को अपना काम करना चाहिए और हुकूमत में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आर्मी का काम सिर्फ बॉर्डर पे रहना है। और इसी वजह से मुल्क का ये हाल है कि आर्मी बॉर्डर पे रहने के अलावा सब कुछ कर रही है, यहाँ तक कि मटर भी छील रही है सर। मटर भी, फौजी मटर भी आने लगे। और ये आरजू ये आज का नहीं हो रहा है, ये आपका 60s से हो रहा है। इसका आज का नहीं है सारा सिलसिला पूरा। इसकी अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो मैंने कहा था कि इसके फाउंडर जो है वो सिकंदर मिर्जा है और अयूब खान साहब। आज जी। जो हालात है, आज की फौज को मैं ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम ये करूंगा कि और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो थी, मैं आज आपको मेंशन करना चाहूंगा हिस्ट्री में, कि भुट्टो साहब के खिलाफ जब आईजीआई ने जब चले थे, तो वो आईजीआई के सब जो मीटिंगें लेके बैठते थे, वहां आर्मी जनरल्स को बिठाते थे अपने साथ। तो आपके सियासतदान भी गलतियां करते रहे हैं, फौज भी गलतियां करती रही है। इसमें सिर्फ एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, दोनों पार्टियां। इस वक्त देखिए आपका सियासतदान कौन है जो फौज की गोद से नहीं ट्रेन होके आया? कोई भी आपका लेकिन एक सियासतदान नहीं। सर, उसकी वजह यही है ना कि फौज के मुंह को खून लग गया है और अब वो खून साफ करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।